अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, जो कि है लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम क्या चीज़ होती है। फाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे और फाइल सिस्टम की एंट्रीज लिनक्स में कहाँ कहाँ होती है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि भी कौन सा फाइल सिस्टम करंटली अवेलेबल है आपके सिस्टम में, और फाइल सिस्टम करता है क्या है, इस बारे में बात करेंगे आज। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन डिस्क हार्ड डिस्क की पार्टीशन करने के बाद उसको यूजेबल बनाने के लिए हमें फाइल सिस्टम उसमें क्रिएट करना पड़ता है, तभी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ में ला सकते हैं। विदाउट फाइल सिस्टम लिनक्स में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक जिस तरह हम विंडो के सिस्टम में फॉर्मेट करते हैं ड्राइव और फिर ही उसको यूज़ कर पाते हैं, इसी तरह लिनक्स में भी आप पार्टीशन को क्रिएट करने के बाद उसमें फ़ाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं और किसी डायरेक्टरी को उसमें माउंट करते हैं, और माउंट करने के बाद आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। फाइल सिस्टम होता क्या है? फाइल सिस्टम एक मेथड है जिससे अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं ड्राइव के ऊपर। और ये करता क्या है? डाटा स्टोर करने में हेल्प करता है, डाटे को ऑर्गेनाइज करता है और रिट्रीव करने में हेल्प फ्राहम करता है। जैसे कि आपको पता है कि लिनक्स में जो सब कुछ होता है वो एज ए रूट डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होता है, और उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, वो एज अ ट्री स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इसमें डायरेक्टरी आती है आपकी होम की, ईटीसी की, बिन की, एस बिन की, वॉर की, डेव की। ये सब चीज़ें मैंने आपको शुरू के लेक्चर में डिटेल से बताई थी कि कौन सी डायरेक्टरी क्या काम करती है। और जो आपकी इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज होती हैं बेसिक, वो आपकी होम डायरेक्टरी है। ईटीसी बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है सिस्टम सेटिंग्स के लिए। और बिन डायरेक्टरी आपको मैंने बताया था कमांड्स वगैरह, और एस बिन भी इसी चीज़ के लिए होती है। और वार डायरेक्टरी जो है लॉग्स और चेंज डाटा के लिए यूज़ होती है। अच्छा, फाइल सिस्टम जो है ना, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। अभी मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर करता हूँ। डायग्राम जो है वो ये है, जिसमें आपको फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है। ये जैसे कि एक यूज़र एप्लीकेशन है, जैसे कि कोई भी चीज़ जो कि जिसे हम फ्रंट एंड कह सकते हैं, ये इसमें ओपन, रीड, राइट, क्लोज हैंडल करता है सब कुछ। एक जैसे ब्राउज़र है या कोई एप्लीकेशन है, सारा कुछ उसके ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर होता है। परमिशन चेक करता है, ऐप को सिंपली इंटरफेस देता है। लॉजिकल फाइल सिस्टम जो है वो ये सब काम करता है, जो कि ये जो एप्लीकेशन है लॉजिकल फाइल यूज़र के काम को हैंडल करता है सारा। लॉजिकल फाइल जो है, लॉजिकल फाइल सिस्टम जो है, ये यूज़र की एप्लीकेशन जो भी है, यूज़र की जो भी कमांड है, इनपुट है, उसको हैंडल करता है। और जो वर्चुअल फाइल सिस्टम है, ये डिफरेंट फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। जैसे कि हमारे पास अगर पार्टीशन के ऊपर हमने ext4 अगर फाइल सिस्टम बनाया है, क्रिएट किया है, या XFS क्रिएट किया है, या NTFS, इन सब को सपोर्ट करता है। ये ये एक कमांड इंटरफेस देता है, और ये ट्रांसलेटर कह लें कि भी जो सब फाइल सिस्टम को एक जैसा बनाता है, वर्चुअल फाइल सिस्टम जो है। और इसमें जो फिजिकल फाइल सिस्टम जो है, ये वाला ब्लॉक जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें डिस्क पे डाटा जो, यानी कि हम डाटा स्टोर करते हैं, उसको राइट करता है डिस्क के ऊपर। और राइट किस तरह करता है? ब्लॉक और स्टोरेज मैनेज ब्लॉक टाइप में इसको राइट करता है, और यही चीज़ ब्लॉक्स और स्टोरेज मैनेज करती है। ये जो रियल में डाटा हार्ड डिस्क पर सेव करते हैं, ये फिजिकल फाइल सिस्टम ये काम करता है। जैसे कि ये हमारे पास पार्टीशन 1 है, 2 है, 3 है, और हम इसके थ्रू
प्रॉपर पाथ के थ्रू जो हम अपनी कमांड में देते हैं उसके थ्रू ये पार्टीशन 1 या 2 या 3 में जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे ये उसके बारे में बताता है। यूज़र एप्लीकेशन, एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ, यूज़र एप्लीकेशन जो कि जैसे कि ये अभी एक पिक्चर के लिए मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये एक यूज़र एप्लीकेशन है जिसमें हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जो कमांड इनपुट आती है वो लॉजिकल फाइल सिस्टम इस चीज़ को हैंडल करता है, और वर्चुअल फाइल सिस्टम जो है ये डिफरेंट फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, जिसमें डिफरेंट फाइल सिस्टम हो सकते हैं कोई भी, ext4 जैसे मैंने बताया, NTFS सिस्टम, फाइल सिस्टम, ये सारा कमांड इंटरफेस देता है उसको फाइल सिस्टम को, और ये तकरीबन सबके लिए सेम होता है। और फिजिकल फाइल सिस्टम जो हम फिजिकली डाटा स्टोर करते हैं ड्राइव के ऊपर, अगर आप कोई डाटा कॉपी कर रहे हैं एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के ऊपर, तो उसके अंदर भी वही चीज़ फिजिकल फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है और दूसरी ड्राइव के भी अंदर भी, और ये ब्लॉक की सूरत में स्टोर किया जाता है ड्राइव के ऊपर। ये ड्राइव के ऊपर डाटा सेव करने के लिए काम आता है। और फाइल सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसमें? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट में क्या होता है? डाटा ब्लॉक में स्टोर होता है, फ्री स्पेस मैनेज होती है, इसमें फिर फाइल नेम है, नेम के कुछ रूल होते हैं हर फाइल सिस्टम में अलग अलग। उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? यूजुअली 255 कैरेक्टर्स की लेंथ होती है। और डायरेक्टरी फाइल को ऑर्गेनाइज करता है, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स जो बनते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है। मेटा डाटा होता है जो कि फाइल की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था जब हम फाइल सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके बारे में, आई नोट्स के बारे में पढ़ रहे थे जब, तो उसमें फाइल की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें मेटा डाटा में फाइल का साइज़ क्या है, इसकी परमिशंस कौन सी हैं, और परमिशन में आपको पता है यूज़र का, ग्रुप का और अदर यूज़र्स की सारा आता है। और इसमें डाटा कौन सा स्टोर है। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? यूटिलिटीज़ में डाटा को कॉपी करना, डाटा को मूव करना, डिलीट करना और किसी फाइल का नाम चेंज करना, रीनेम होता है। और डिज़ाइन होता है इसमें। हर फाइल सिस्टम की लिमिट होती है, परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उस लिमिट के ऊपर कि इस फाइल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कि हम इस पे जर्नलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसमें करेक्ट हम जो अपना नाम है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस करेक्टरिस्टिक में आती हैं, फाइल सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं ये सारी चीज़ें। और एडवांस फीचर्स क्या होते हैं इसमें, जो कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था जर्नलिंग में, जर्नलिंग जो होती है नॉर्मली ये एडवांस फाइल सिस्टम जो है हमारे पास ext4 और ext3 में अवेलेबल होता है। सिस्टम अगर क्रैश हो जाए तो डाटा को सेफ रखने का काम ये जर्नलिंग करती है। काम कैसे करता है ये? पहले लॉग यानी कि जर्नल में सेव होता है, फिर डिस्क पे लिखता है और कंप्लीट मार्क करता है। अगर आप इसको ये बोले कि भी पहले ये लॉग में सेव करेगा, उसके बाद डिस्क पे राइट करता है और कंप्लीट इसी तरह ये करता है जर्नलिंग सिस्टम। और जर्नलिंग के मोड होते हैं। जर्नलिंग मोड होता है फास्टेस्ट बट स्लो, और ये ऑर्डर जो मोड होता है इसका बैलेंस्ड होता है, और राइट बैक मोड में फास्ट बट रिस्की होता है। यानी कि जर्नलिंग फीचर जो है वो 3 मोड होते हैं उनके, एक जर्नल मोड, एक ऑर्डर्ड मोड और एक राइट बैक। जर्नल मोड जो होता है वो सेफ होता है लेकिन स्लो होता है, और ऑर्डर्ड में ये बैलेंस्ड होता है। जैसे कि अभी बात करें अगर राइट बैक मॉडल में, तो ये फास्ट और रिस्की होता है जैसे, और जनरल में सेफेस्ट और बट स्लो होता है। तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो ऑर्डर्ड मोड में, ये इसका मोड अगर हो तो वो उसमें बैलेंस करके इसको काम करता है।
इसी में एक दफ़ा मैं आपके साथ थोड़ा-सा रिपीट करना चाहूँगा आइनोड के बारे में। हर फ़ाइल का एक आईडी आइनोड होता है, जिसे आईडी कार्ड कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, फ़ाइल का साइज़, फ़ाइल की लोकेशन कि भई फ़ाइल किस जगह पे पड़ी है और इसकी परमिशन होती है। फ़ाइल का असल डाटा नहीं होता इसमें, बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि असल डाटा आपको पता है, मेटा डाटा में मैंने ऊपर बताया कि भई मेटा डाटा जो है वो फ़ाइल का डाटा रखता है, परमिशन वगैरह सारा कुछ उसमें होता है, और आइनोड सिंपली फ़ाइल साइज़, लोकेशन और परमिशंस की इन्फॉर्मेशन हमें फ़राहम करता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा डिटेल में बताना ज़रूरी इसलिए था कि भई आपको पता हो कि फ़ाइल सिस्टम क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और ये किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, जो फ़ेमस इस टाइम जो फ़ाइल सिस्टम है 2026 में, और इससे बैक पे भी 2-3 साल पहले भी, वो है EXT फैमिली। EXT फैमिली जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ेबल है, और इसमें सिंपली जो इसकी टाइप्स हैं, अच्छा इसको EXT फैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वर्जन्स हैं, EXT1, EXT2, 3, 4, इस वजह से इसको एक फैमिली का नाम दिया गया कि इसी सिस्टम की 3 से 4 टाइप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो आया था वो था EXT। अगर मैं आपको दिखा सकूं इसका ग्राफ, तो मैं आपको वो ग्राफ दिखाता हूँ, डायग्राम सॉरी। उस डायग्राम को दिखाने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास फाइल सिस्टम होती कौन कौन सी हैं। अब जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है EX फैट 32, FAT32, ZFS और JFS, BTRFS और EXT4। ये लिनक्स के जो करंटली फाइल सिस्टम है, ये सब वो चीज़ें हैं इस डायग्राम में दिखाई गई हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ EXT का जो है फाइल सिस्टम सारा, वो किस तरह आपको चेंज हुआ है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर सॉरी। तो इसमें आप देखें अगर, तो EXT जो सिंपल सिस्टम है हमारा, जो कि EXT फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें ये EXT जो है वो 1992 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसके बाद, अच्छा ये सबसे पहला सिस्टम है, यानी कि ये इसको कह लें कि बुनियाद है इसकी EXT की। और जो है EXT2 वो 1993, एक साल बाद ही एक नया सिस्टम आया जो कि पहले वाले से फास्टर था, और इसमें जर्नलिंग का जो फीचर है वो ऐड नहीं था। उसके बाद 2001 में 2001 में इसको और अपग्रेड किया गया, जिन्हें जर्नलिंग का जो फीचर है वो ऐड किया गया था। और 2008 में इसको और एडवांस किया गया, जिसमें ये मॉडर्न, फास्ट और जर्नलिंग सिस्टम इसमें ऑटोमेटिकली, जैसे कि EXT3 में था, इस तरह EXT4 में भी ये जर्नलिंग सिस्टम ऐड था। और ये आजकल ये डिफ़ॉल्ट वर्जन है EXT4 का, जो कि लाइनक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और अगर पहली पिक्चर को हम देखें सिस्टम में, तो इसमें आपको जो नज़र आ रहा है वो है फाइल सिस्टम की टाइप। अगर आप इसमें देखें, आपको सिस्टम जो नज़र आ रहे हैं इसमें एक, अच्छा ये इससे थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ी सी और जो डिटेल वाली डायग्राम है वो आपको मैं शो करा देता हूँ। ये वाली काफ़ी नहीं है। पिक्चर में देखें डायग्राम में, ये टाइप्स ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम है, जिसमें पहले EXT है, दूसरे पे EXT2 है, नंबर पे XIAFS है, EXT3 है, उसके बाद JFS है, रिसाइजर FX है, XFS है, स्कॉच FS है। ये सारी टाइप्स हैं इसकी, जो कि जैसे कि ये है इसकी 4 टाइप, 6 नंबर पे जो है इसकी अपडेशन जो है 9 नंबर पे है। इसी तरह 1 की 2 के साथ, 2 की 4 के साथ अपडेशन है, और 4 की 10 नंबर ब्लॉक के साथ अपडेशन है। और जो ये फाइल सिस्टम है ये करते क्या है, जिसमें आप अगर देखें तो XFS जो है फाइल सिस्टम, ये 7 नंबर वाला,
ये क्या करता है, लार्ज फाइल के लिए बेस्ट होता है ये। मीडिया सर्वर में यूज़ मोस्टली यही होता है। मीडिया सर्वर जैसे कि आप देखें यूट्यूब वगैरह हो गए, टिकटॉक हो गया, और इसी तरह की जो मीडिया सर्वर होते हैं, नेटफ्लिक्स, उसमें ये फाइल सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है क्योंकि ये लार्ज फाइल को अच्छे तरीके से हैंडल करता है। और ये जो BTRFS है, ये लास्ट 11 नंबर वाला ब्लॉक वाला, ये एडवांस फीचर है। स्नैपशॉट और बैकअप के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। मॉडर्न सिस्टम है इसके साथ सारा। और ये जो आप देख रहे हैं 5 नंबर पे JFS, ये IBM का बनाया हुआ सिस्टम है और ये स्टेबल है बट कम यूज़ होता है। और जो REIS राइजर FX है, ये जो फास्ट सर्चिंग के लिए और फास्ट सर्चिंग के लिए ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह और भी काफ़ी टाइप्स हैं जो कि, लेकिन लेटेस्ट जो है उसके बारे में ही जिक्र करना मुनासिब है। जितना आप फाइल टाइप्स के आप वैसे गूगल करेंगे तो आपको फाइल टाइप की पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा वो गूगल, क्योंकि ये लेटेस्ट हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। और जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली अपनी मशीन्स में, वो होती है ext4। 3 भी कई जगह यूज़ हो रहा होता है, और विंडो में जैसे आपको पता है FAT32 यूज़ होता है। और दूसरा सिस्टम भी है, 2 मोस्टली यूज़ होते हैं। जब आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो आपसे 2 ही टाइप पे वो आपको फॉर्मेट करवाता है। तो इस तरह ये फाइल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और हर एक फाइल सिस्टम की एक लिमिट होती है। इम्पोर्टेंट लिमिट्स क्या है इसकी, वो ये है कि भाई फाइल नेम जो है 255 कैरेक्टर तक होता है, और फाइल साइज़ जो है 1 TB 1 टेराबाइट तक जा सकती है। वॉल्यूम साइज जो है PB या EB तक चला जाता है। ext4 है बहुत लार्ज डाटा हैंडल कर लेता है इजीली क्योंकि लेटेस्ट है। और जो ext4 है वो लिनक्स का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है। अगर आप फाइल कोई पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो जब इसको हम किसी मशीन को फर्स्ट टाइम उसमें लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो फाइल सिस्टम जो डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आएगा वो ext4 नज़र आएगा आपको। लार्ज फाइल को हैंडल करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, जर्निंग सिस्टम इसमें मौजूद है, इनक्रिप्टिंग सपोर्ट है इसमें, और इसके काफ़ी कम मतलब के नुकसानात हैं। नुकसानात नहीं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं इसको। और ये बेस्ट बैलेंस और स्पीड होती है, सेफ्टी रहती है इसमें। ये सारा जो है इसमें काम करता है। और जो अब मैं आपको फिज़िकली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह क्रिएट करते हैं और कहाँ पे कौन सी फाइल पड़ी है लिनक्स में जिसमें हम जाके देख सकते हैं हमारा सिस्टम कौन से फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, और कहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसकी एंट्री हो सकती है जिसकी वजह से ये ऑटो माउंट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्क मैनेजमेंट में इसको मैनुअली माउंट किया था, जो कि आपको टेम्परेरी माउंट करता है। जब आप रीबूट करते हैं अपने सिस्टम को तो वो उसकी जो माउंटिंग है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप रीबूट करें तो वो माउंट उसकी माउंटिंग ही रहे, तो उसके लिए फ़ाइल में एंट्री करनी पड़ती है। वो फ़ाइल कहाँ पड़ी होती है सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपने VMware की मशीन के ऊपर और इसको करते हैं क्लोज़। और ये जो है फाइल आपको हेल्प करती है, फाइल सिस्टम का कंपैरिजन है, जैसे कि मैक्सिमम फाइल नेम इसमें कितने कैरेक्टर्स का है, कौन सी टाइप में, मैक्सिमम स्टोरेज जो है वो कितनी सपोर्ट करता है, वॉल्यूम साइज कितना है, मेटा डाटा ओनली जर्नलिंग सिस्टम इसमें है कि नहीं है, ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप कर लें, क्योंकि मोस्टली जब आप लिनक्स का लिए इंटरव्यू देने जाते हैं एडमिशन के लिए तो इसमें से कोई ना कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आ जाता है, और जिसमें जर्नलिंग सिस्टम का पूछ लेते हैं वो लोग, और छोटी मोटी चीज़ें जो है इसमें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जो कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करें तो आपको इजीली आप उसका आंसर कर सकते हैं। वैसे इससे
इसकी डिटेल अगर आप डेप्थ में लेना चाहते हैं तो वो आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा। गूगल भरा पड़ा है इन चीज़ों से। आप R&D किया करें ताकि आपको इस इस सीरीज़ को, जो कि हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है लिनक्स की, उसमें और बेहतर रहनुमाई आपको मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी VMware मशीन को एक्सेस कर लिया है, उसके ऊपर पावरशेल के ऊपर, और आपको यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह आप अपनी फाइल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या एंट्री अवेलेबल है। अगर आप सबसे पहले देखें कि BFS फाइल सिस्टम जो है, इसका मैनुअल आप देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको याद होगा, मैनुअल देखने के लिए हम MAN लिखते हैं और फाइल सिस्टम के लिए सारा FS टाइप करते हैं तो आपको ये देखें, फाइल फॉर्मेट्स मैनुअल फाइल सिस्टम, ये सारा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम के बारे में। लिनक्स फाइल सिस्टम टाइप देखें, ये शुरू में मैंने आपको बताया जो, और ये भी है ISO के लिए कौन सी फाइल सिस्टम है, ये DOS, NFS, NFS, NTFS, ये सारी फाइल सिस्टम, आपका सिस्टम के जो फाइल सिस्टम नेम है, ये सारे वो हैं। डिस्क्रिप्शन भी आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेगी, आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करें। और ये 5 पेजेस का है मैनुअल। ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने आपको अभी बताई हैं, इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। और ये सारा सिस्टम के भी कौन सा सिस्टम जनरलिंग के साथ है, कौन सा नहीं है, ये सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अब इससे हम बाहर आ जाते हैं। ये तो था कि भी आपने FS का मैनुअल अगर आपने रीड करना है तो मैनुअल रीड करने के लिए आप मैन कमांड का यूज़ करते हुए इसमें मैनुअल को रीड कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि मैनुअल को रीड करें, वो आपको बेहतर हेल्प देता है, क्योंकि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है और जो डेप्थ इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैनुअल में मिल जाएगी, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। और अगर हमने अब चेक करना है कि भी हमारे फाइल सिस्टम जो है वो, उसकी फाइल एक होती है प्रॉक में, प्रॉक, और इसमें होती है फाइल सिस्टम के नाम से, और इसको हम रीड करते हैं कैट कमांड के थ्रू। और सॉरी, गलत कमांड चला दी मैंने, रूट में अवेलेबल है। ये हमें हमारे जो फाइल सिस्टम, जो हमारा इस टाइम करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन सा फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। और ये वर्चुअल फाइल सिस्टम को अगर स्किप करें तो हमारे पास ये 1-2 ही बचते हैं। अगर हम इसको सिंपली इसको ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रैब कमांड यूज़ कर लेते हैं। ग्रैब कमांड यूज़ करते हैं और इसमें हम कर देते हैं v का यूज़ और नो डेफ के साथ। तो हमें यहाँ पे बताता है, स्क्रीन क्लियर करके एक दफ़ा फिर कमांड चला लेते हैं, जिसमें हमें ये 2 फाइल सिस्टम अवेलेबल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर हम ये एक्चुअल सिस्टम्स हैं, ये जो है ये हमारे पास आ जाते हैं वर्चुअल फाइल सिस्टम, जो कि डिस्क पर नहीं होते। डिस्क पर जो अवेलेबल होते हैं वो ये 2 सिस्टम हमारे इस करंट जो लिनक्स सिस्टम है, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर ये आ रहे हैं। और अगर आपने देखना ये है कि भी ये तो हमारे पास फाइल अवेलेबल थी ना सिस्टम के अंदर कि भी कहाँ पे कौन सा सिस्टम है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमें हमारे सिस्टम के अंदर ऑटो डिटेक्शन जो होती है फाइल सिस्टम, वो किस फाइल से हम देख सकते हैं कि अभी हमें अगर कोई बोले कि भी आपके लिनक्स में ऑटो डिटेक्शन जो हो रही है फाइल सिस्टम की, वो कहाँ से वो एंट्री पिक करता है, तो उसके लिए ETC में एक फ़ाइल होती है फाइल सिस्टम के नाम से। और इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे ऑटो डिटेक्शन, यानी कि जब अगर हम कभी इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटो डिटेक्शन इन फाइल सिस्टम के साथ होती है। और उसी तरह ये नो डेफ जो है ये वर्चुअल है। बाकी आप देखें ये 64, 3, 2 ISO के लिए
वीपैट, एचएफएस, ये सारे फाइल सिस्टम ऑटो डिटेक्शन के अंदर आते हैं। ये एंट्री मौजूद है जो कि हमारा सिस्टम ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। और दूसरी बात सिस्टम टाइप मैंने आपको बताई। अब हम पिछले लेक्चर में यूज़ करते रहे हैं माउंट कमांड, कि माउंट कमांड क्या करती है। तो माउंट कमांड का भी एक दफ़ा मैनुअल देख लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। मैन करके माउंट करेंगे तो ये सारी आपको जो इसके साथ कीज़ ऑप्शंस यूज़ हो सकती हैं उसके बारे में सारा बताएगा। और ये देख लें आपको ये किस चीज़ के लिए बोल रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। माउंट आपको पता है किस लिए यूज़ करते हैं। माउंट हम यूज़ करते हैं डिस्क को माउंट करने के लिए नॉर्मली। और अगर हम अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं तो सबसे पहले हम अपना एक ड्राइव चेक करते हैं जो कि लास्ट लेक्चर में हमने बनाई भी थी। उसी को चेक करते हैं कि भाई हमारे पास ड्राइव कौन सी अवेलेबल है, पार्टीशन कौन सी हैं। तो उसके लिए lsbl के कमांड का यूज़ करेंगे। और ये हमने लास्ट टाइम कुछ पार्टीशंस बनाई थी ड्राइव NVMe 0 और 2 में। ये तो हमारी डिफ़ॉल्ट है जो कि हमने इंस्टॉलेशन के दौरान इसको असाइन की थी। ये हमने बाद में असाइन की थी। और इसकी को हम अब देखें, माउंट पॉइंट कोई नहीं हमारा इसमें, तो हम इसमें कोई भी डाटा नहीं स्टोर कर सकते। तो इसको यूज़ में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टरी कौन कौन सी थी लास्ट टाइम बनाई। एक हमने टेस्ट डायरेक्टरी बनाई थी और आपको मैंने दिखाया था कि भाई ये मल्टीपल डायरेक्टरीज जो है मल्टीपल ड्राइव के साथ माउंट हो सकती हैं और डाटा स्टोर रहेगा। और एक ये डायरेक्टरी बनाई थी। इन दोनों को पहले रिमूव कर देते हैं। हम लोग न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे और काम करेंगे उसके साथ। और दूसरी हमने रिमूव करनी है टेस्ट डायरेक्टरी। एक दफ़ा कमांड चला के देख लें आपकी डायरेक्टरीज वगैरह रिमूव हुई हैं कि नहीं। और वो कह रहा है नहीं हुई डायरेक्टरी, सॉरी यस के साथ चलना था हमें। हमारी ये डायरेक्टरीज रिमूव हो गई। मैं एंटर कर रहा था, मैंने यस वाई का साइन यस नहीं लिखा था। तो अब सबसे पहले हमने अपना देख लिया SLPL के, ये जो हमारी ड्राइव है हम इसको पहले माउंट करने की कोशिश करेंगे। और इसको माउंट इसके लिए फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी mkdir। और इसी नाम से मैं एक डायरेक्टरी दोबारा बना रहा हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी लाइक दिस। और टाइम स्टैम्प के साथ आप देख रहे हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और सिंपली हम इसको अब माउंट करते हैं किसके साथ, फाइल सिस्टम को क्रिएट करते हैं और इसको या इसके साथ माउंट करते हैं। आपको जैसे लास्ट लेक्चर में किया था मैनुअली, उस तरह करेंगे क्रिएट और इसको मैनुअली माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद आपको इसके बाद जब दोबारा से इसको चेक करेंगे, सारी डिटेल चेक करने के बाद फिर इसको ऑटो यानी कि डिटेक्शन के ऊपर, माउंट के ऊपर चले जाएंगे कि वो किस फाइल में एंट्री की जाती है। तो इसके ऊपर हम लोग करते हैं क्रिएट फाइल सिस्टम ext4 वाला। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास ext3 है, ext2 है, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यानी कि अगर आपके पास ext2 है, उसमें जर्नलिंग सिस्टम नहीं है, ext3 में है, तो आप उसको ट्यून कमांड के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ext2 से 3 में और 3 से 4 में। और ये मोस्टली कन्वर्जन जो होती है वो सेम फाइल सिस्टम में होती है अपग्रेडेशन के बाद। अगर किसी सिस्टम का कोई वर्जन 1 2 3 4 है अवेलेबल है तो उसमें वो अब कन्वर्जन उसमें अवेलेबल करवा देते हैं, जैसे कि ext में अवेलेबल करवाई हुई है ext फैमिली के ऊपर। तो हम इसमें इस पार्टीशन में जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी फर्स्ट वाली, उसमें हम ये करेंगे। और इसमें हम आपको लास्ट टाइम जो बताया था ड्राइव का नाम लिख देंगे। और ये ड्राइव का नाम ये हमारे पास
तो आप देखेंगे कि फाइल सिस्टम जो है वो क्रिएट हो गया है और अभी हम इसको माउंट करेंगे। अब माउंट कैसे करेंगे? प्रोसीड यस, ये हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया है। सारी डिटेल उसने बता दी हमें कि फाइल सिस्टम की आईडी UUID क्या है, इसके थ्रू हम परमानेंटली इसको माउंट करते हैं, एंट्री करेंगे इसी के थ्रू। ये ज़रा बहुत ज़रूरी है। इसका ब्लॉक साइज़ क्या है और इसका आइनोड क्या है, सुपर ब्लॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अब हम इसको माउंट करते हैं अपनी डायरेक्टरी जो थी, इसी नाम के जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी, ये हम इसको माउंट करते हैं अपनी डायरेक्टरी के साथ इस पार्टीशन को, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको माउंट करेंगे, माउंट डेव, और हमारी जो थी पार्टीशन का नाम टू, और उसके बाद P1 था। करने के बाद इसको माउंट करेंगे हम, हमारे पास रूट में है ये ना, ये तो हम रूट, और हमारे पास ड्राइव का फोल्डर का नाम क्या है, डायरेक्टरी का ये, तो नॉट एग्जिस्ट, वाई नॉट एग्जिस्ट, सॉरी, इसका पाथ देख लेते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं, इसका पाथ चेक करते हैं, और वो पाथ चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें चला ही जाता हूँ, एंटर हो जाता हूँ इसमें, और PWD करेंगे तो PWD, तो हमें ये इसका पाथ बता देगा। ये सिंपल पाथ है, और हम इसको दोबारा से चेक करते हैं, और माउंट करने वाले हैं इसके साथ। क्या कह रहा है जी, स्पेशल डिवाइस रूट डज नॉट एग्जिस्ट, LSBLK। चेक करते हैं जी क्या इशू आ रहा है इसमें, क्यों ये दे रहा है ये सब काम। तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं चेक कर लूँ और फिर ट्राई कर लेते हैं उससे पहले। और अब ये हो गया है। शायद पहले हमने जो कमांड लिखी थी उसमें क्या एरर आ रहा था, और सॉरी, हम इसको ड्राइव का नाम ही गलत दे रहे थे। यहाँ पे अब देखें, नाम ठीक हो गया, यही नाम था, और हम यहाँ पे नाम गलत दे रहे थे। बाय द वे, ये माउंट हो गई, और अब इसको हम चेक करते हैं इस ड्राइव में जाके, और उस ड्राइव के अंदर ही है हम फिलहाल। तो ये हमने मल्टीपल फाइल्स इसमें क्रिएट कर ली हैं, और ये आप देख रहे हैं फाइल्स क्रिएट होगी। और अब हम इसमें एक कमांड चलाते हैं, और आपको LSBLK, जिसमें ये माउंट पॉइंट आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा है। और अब अगर मैं इसको रिबूट करूँगा तो ये हमारे पास अनमाउंट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इस पार्टीशन को 2 डायरेक्टरीज के साथ माउंट किया था, और उसमें वो प्रॉपर डाटा शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसको हमने आज के लेक्चर के लिए, उस टाइम हमने इसको शट डाउन कर लिया था, और आज के लेक्चर के लिए जब मैंने इसको ऑन किया था तो इसका माउंट पॉइंट रिमूव हो चुका था। अब हम इससे बचने के लिए इसकी एंट्री किस जगह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और किस तरह करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी UUID मालूम करनी है, और जिसके लिए कमांड होती है BLKID, ब्लॉक डिवाइस की जो आईडी है वो हम मालूम करेंगे। और हमारे पास अगर हम सिंपली एक वैसे नॉर्मली ये कमांड अगर रन करें तो आपके पास सब डिवाइसेस की UUID आ जाएगी। लेकिन हमें किस चीज़ की चाहिए आईडी, वो तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, लेकिन हमने अपनी स्पेसिफिक आईडी ये निकालनी है। तो इसके लिए हम ये सिंपली इस बात को यूज़ कर लेंगे इस कमांड के साथ, और स्पेस, ये सिंपली हमारे पास UUID जो आ गई है वो ये है, ये वाली। और इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद हम लोग चले जाएंगे, ये एक फाइल है नैनो में, मैं इसको नैनो एडिटर में इसको ओपन कर रहा हूँ ETC पे, और फाइल का नाम है FS टैब के नाम से। इसके अंदर हम इसकी एंट्री करेंगे, और ये देखें जैसे कि ये माउंट हुई है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट,
ये सारी चीज़ें। और अभी हम इसमें ये एंट्री करेंगे और एंट्री क्या करेंगे, उस आईडी को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे कमांड याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग सिंपली यहाँ पे इसी तरह जिस तरह ऊपर टाइप किया गया है UUID, आप एग्जैक्ट इसी तरह इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपनी आईडी दे रहे हैं, ये हमारी आईडी थी। उसके बाद हमारी जो रूट पॉइंट था, सॉरी माउंट पॉइंट था, उसको यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जो कि हमारा था NVMe 0 और N2P1। ये हमने लास्ट टाइम गलती की थी, N नहीं डाला था, जिसकी वजह से हमारी कमांड गलत हो गई थी। और अब इसमें फाइल सिस्टम हमारा कौन सा है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो मेंशन करेंगे ये उसी से प्रॉपर माउंट होगी। ज़रूरी नहीं है कि अभी मैंने तो फाइल सिस्टम क्रिएट किया है FXT4 वाला, लेकिन यहाँ पे अगर हम मेंशन करेंगे तो ये उसी के थ्रू इसको माउंट करेगा और इसको डिफ़ॉल्ट के साथ चलेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए अभी, जैसे ये डिफ़ॉल्ट है, 0 पॉइंट है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है। जैसे ये डंप बैकअप ऑप्शन होती है 0, जो आपको यहाँ पे मेंशन स्टार्ट वाला ये होता है, डंप पॉइंट होता है इसका। और ये सेकंड वाला 0 है, ये आपका होगा FSCK ऑर्डर फाइल चेकिंग के लिए ये यूज़ होता है हमारा। और स्टैंडर्ड माउंट ऑप्शन के लिए हम इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को करेंगे और यहाँ से ही हम कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो हमने लिख लिया था, एक दफ़ा यही भी कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल X और 9 करते हैं इसको एक दफ़ा दोबारा ओपन करते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसके साथ इसी जगह नीचे आ जाते हैं और UUID लिखते हैं। आईडी लिख के हम इसको अपनी यहाँ पे आईडी पेस्ट करते हैं। और माउंट पॉइंट जो इसका माउंट पॉइंट था हमारा रूट, और NVMe, सॉरी स्मॉल में लिखना है ये सब, जैसे कि ऊपर लिखा गया है। NVMe ड्राइव का नाम था NVMe 0 N2P1। और इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी होंगी, और इससे पहले हमने यहाँ पे लिखेंगे फाइल सिस्टम का नाम, जैसे कि ऊपर आपको मेंशन किया गया है ext4। ये हमारा ext4 है। एक्चुअली ये आईडी जो है ये भी आपको मैंने बताया था कि ये मेंशन करती है अपने फाइल सिस्टम टाइप को। तो उसके बाद हम यहाँ पे 0 और फिर 0 लिखेंगे ताकि ये हमारी प्रॉपर कमांड जो एंट्री है वो ठीक है। अब हम कंट्रोल X करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब इसके लिए एक कमांड होती है। अच्छा, इसको रन करने से पहले मैं इसको अनमाउंट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अनमाउंट करते हैं ताकि ये हमें उस नई कमांड के थ्रू माउंट होती नज़र आए आपको। इसको पहले अनमाउंट करेंगे और अनमाउंट करने के लिए यहाँ पे U लगा देते हैं ताकि ये अनमाउंट हो जाए। अनमाउंट करने के लिए कमांड दूसरी थी, मैंने दूसरी चला ली है, अनमाउंट MOUNT माउंट, और हमारा रूट पॉइंट था और NVMe और ये वाला पॉइंट था हमारा, इसको हम अनमाउंट कर देते हैं। अनमाउंट, सॉरी ये नहीं हो रही है। के दौरान कुछ चीज़ें आपको समझने के लिए कुछ चीज़ें मेरे से भी गलती हो जाती है, तो उसके लिए हम इसको एक और तरीका है जिससे हम इसको अप्रोच ठीक से, जो करेक्ट अप्रोच जिसे कह सकते हैं वो ये है कि आप इसको माउंट पॉइंट चेक करें, पहले इसका ग्रैब करें आप इसको, और ग्रैब करके आप इसको देखें कि भाई ये कहाँ माउंट है। और ये अगर आपको नज़र आएगा तो इसका मतलब हमारी माउंट, अब ये कुछ पॉइंट नज़र नहीं आया आपको तो इसका मतलब ये हमारा अनमाउंट हो चुका था। LSBLK, 'LSBLK' 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 '
तो ये माउंट हमारा रिमूव हो चुका था, वो हमारी इसी कमांड से, ये फर्स्ट वाली से। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ये आपको अनमाउंट नज़र आ गया, क्लियर हो गया। अब हमने एंट्री कर दी हुई है उसकी UUID उसके अंदर, तो उसको माउंट करने के लिए, ये माउंट जो थी ये टेम्परेरी थी, आप रीबूट करते तो ये ख़त्म हो जानी थी। अब इसको माउंट करते हैं हम MOUNT -A से। ये हमारी माउंट करके हमें बता देगा पॉइंट जो हमने एंट्री की है। और ये कह रहा है योर हैज बीन मॉडिफाइड बट सिस्टम स्टिल यूज द ओल्ड वर्जन, यूज सिस्टम CTL टू रीलोड दिस। तो इसका एरर ये क्यों आता है, ये भी जब आप सिस्टम को अपडेट, इसके अंदर ही उसने बता दिया कि आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, सिस्टम को एक दफ़ा आपको रीलोड करना पड़ेगा। तो यही कमांड हमने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ से इसको रीलोड कर लिया है। और रीलोड करने के बाद हम इसकी कमांड -A वाली कमांड चलाएंगे। तो अब हमें ये शो करना चाहिए हमारे पास कि भी हमारी जो पार्टीशन है जो कि हमने एंट्री की थी वो हमारे पास माउंट हो चुकी होनी चाहिए। तो ये आप देखें, आपको यहाँ पे माउंटेड पॉइंट नज़र आएगा। अगर अब हम इसको रिबूट करेंगे तो ये माउंटेड पॉइंट यहाँ से रिमूव नहीं होगा। और इसके लिए मैं मशीन अभी रिबूट नहीं कर रहा, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको शो करवाऊँगा, क्योंकि रिबूट हो चुकी होगी तो मैं आपको दिखाऊँगा तब कि भी ये पॉइंट अब रिमूव नहीं होगा इंटल जब तक कि हम इसकी एंट्री उस फाइल में FS टैब में जाके, FS टैब जो कि हमने फाइल खोली थी ETC में जो अवेलेबल है, उसके अंदर जाके इसकी एंट्री को रिमूव नहीं करेंगे तब तक। वो अलग बात है अगर आप पार्टीशन ही उड़ा दें, डिलीट कर दें तो वो अलग बात है, जैसे कि ये हमने अभी एंट्री की थी इसकी। तो जब तक ये रिमूव नहीं होगी तब तक हम इसको माउंट पॉइंट इसका नहीं जाएगा। तो मैंने आपको बताया है ext4 का, इसके लिए कमांड सबके लिए सेम है, जो कि हमने फाइल सिस्टम जब क्रिएट करना है तो उसके लिए जो कमांड मैंने यूज़ की थी वो सबके लिए सेम है। इसमें आप अगर देखें तो सिर्फ आपने ये वाला जो फाइल सिस्टम है इसको चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट जो पार्टीशन है सेकंड वाली, उसके ऊपर कोई दूसरा सिस्टम माउंट करते हैं तो उसके लिए हम फैट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं इसको अपनी पार्टीशन को चेंज। और अब इसको पार्टीशन को भी हमने फाइल सिस्टम क्रिएट कर लिया इसके लिए। अब हमने इसकी एंट्री करनी है अपने FS टैब में, फाइल सिस्टम टेबल में, ताकि ये भी माउंट हो जाए और इसका फाइल सिस्टम भी आपको नज़र आएगा उसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसका माउंट पॉइंट चेक करेंगे ना, और अभी तक आप देख रहे हैं डिवाइस हमारी ड्राइव का नाम यही था। अब इसके लिए हमें एक mkdir फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके लिए लिखते हैं test1 लिख देते हैं इसके लिए ना, सॉरी mkdir टेस्ट। ये हमने इस डायरेक्टरी को इसके साथ माउंट करना है। और माउंट किस तरह करना है, हमने उस फाइल सिस्टम में जाके, और वो कैसे करेंगे अभी मैंने आपको यहाँ पे मैनुअली करके नहीं दिखाया। अब हम एंट्री जिस तरह पहले एंट्री की थी उसमें करेंगे। और उसके लिए एंट्री करने के लिए हमें पहले BLK ID मालूम होनी चाहिए और उसकी BLK ID, अच्छा ये अब इसको ग्रैब कर लेते हैं, ग्रैब कमांड के थ्रू हम इसकी स्पेसिफिक इसी की ID मालूम कर लेते हैं। और स्टेप 2 था, इसकी ID ये यहाँ पे अवेलेबल है और इसका माउंट पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा, ये वाला, सॉरी ये वाली ID। अच्छा, हर फाइल सिस्टम की ID जो है वो अलग से होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमने फर्स्ट वाली की थी उसकी UUID ये इस टाइप की थी और फाइल सिस्टम ये था, इसका फाइल सिस्टम ये और इसकी ID सिर्फ 8 कैरेक्टर्स की है। अब हमने इसको माउंट करना है
एंट्री करनी है इसकी। तो इसको एंट्री करने की अब कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं कि ये हमें माउंट पॉइंट शो करता है कि नहीं। इसकी एंट्री करने के लिए उसी तरह पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं और नैनो ETC और FS टैब फाइल में हम चले जाते हैं और इसमें आप देखें ये एंट्री थी हमारी। अब दूसरी एंट्री करते हैं UUID और UUID इक्वल टू, अच्छा जी मैंने सारा ही कॉपी कर लिया था, तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ID तक, और ये ID को यहाँ पे और यहाँ इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे सारा यूज हो रहा है। ये ID लिख दी हमने और यहाँ पे अब हम अपना माउंट पॉइंट जो है, जो हमारी डायरेक्टरी थी, हम उसको यूज़ करेंगे और वो हमने डायरेक्टरी बनाई थी टेस्ट के नाम से। आई होप सो कि टेस्ट के नाम से बनाई थी। चलें एक दफ़ा ना इसको देख लेता हूँ। टेस्ट के नाम से बनाई है डायरेक्टरी और वो मैंने वहीं तक छोड़ दिया था एंट्री। टेस्ट के नाम से ये बन गई, सॉरी ये यहाँ पे हमारी माउंट पॉइंट हो गया। और माउंट पॉइंट के लिए अब आगे से हमें क्या करना है, इसका जो फाइल सिस्टम है उसको देखना है। और ये एरर क्यों देगा अब उसके लिए भी देख लेते हैं। हमने अपना फाइल सिस्टम का नाम लिखना है vfet और उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और उसके बाद हमने पॉइंट लिखना है 0 और 0। अब इसको एंट्री करते हैं और सेव करते हैं। सेव करके देखते हैं और इसको रन करने से पहले एक दफ़ा फिर ये कमांड चलाते हैं हम और देखते हैं माउंटिंग नहीं है हमारी पॉइंट। और अब मैं जो कमांड चलाऊँगा ए वो हमारी माउंट करेगा और ये फास्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द स्टिल यूज ओल्ड वर्जन। तो इसके लिए फिर एक दफ़ा हम लोग इसको भी मसला है हल, इसका भी हल है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी इसको आप एज इट इज़ ही समझें और हम इसको, और ये कह रहा है कि वी नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्यों नहीं हुई ये आप ज़रा देखें क्या वजह बनी। और उसकी वजह क्या है कि ये जो फाइल सिस्टम है हमारा, ये किस लिए यूज़ होता है। अगर आप अब देखें कि भी वो कह रहा है कि ID एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एरर क्यों आता है। हम इसको एरर को चेक करते हैं किसमें, इस फाइल में जाके, और हम लोग चेक करते हैं हमारा कोई एरर गलत, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। और उसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं, ये देखें हमने यहीं पे गलती की हुई है और हमने यहाँ पे UUID की जगह UUDI लिख दिया था। और यही छोटी सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम लोग बाद में परेशान होते रहते हैं। और अब इसको अगर हम माउंट करके देखें तो सिस्टम को रीस्टार्ट करने को कह रहा है, इस सर्विस को सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। और अब देखें अब हमारे पास एरर कोई नहीं आया। और अब हम LSBL के कमांड के रन करते हैं तो ये देखें हमारा ये डायरेक्टरी इसके साथ माउंट हो चुकी है। इस तरह आप कोई भी फाइल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं कमांड के साथ। जो मैंने आपको कमांड बताई है कोई डिफरेंट नहीं है, कोई भी फाइल सिस्टम होगा आप उसको क्रिएट कर सकेंगे। और माउंट, नॉर्मली माउंट करने के लिए जो कमांड है वो भी आपको मैंने बता दी, माउंट, और आपका डेव में जाके अपना पाथ देना है इसका ड्राइव का, और उसके बाद स्पेस डाल के आपने अपनी जो डायरेक्टरी बनाई है जिसको माउंट करना चाहते हैं उसका पाथ दे देना है और इस तरह वो माउंट हो जाएगी टेम्परेरी। लेकिन आप अगर इसको परमानेंटली माउंट करना चाहते हैं तो आप उसमें ETC में फाइल है हमारी FS टेबल के नाम से, टैब के नाम से, उसके अंदर जाके इसकी UUID एंट्री करके तो आप इसको परमानेंटली माउंट कर सकते हैं। और परमानेंटली माउंट और नॉर्मल माउंट में क्या डिफरेंट है, रीबूट के ऊपर परमानेंटली माउंट आपका माउंट पॉइंट रिमूव नहीं होता और टेम्परेरी में रिमूव हो जाता है। और अगर आपने एक फाइल सिस्टम क्रिएट कर लिया है तो उसकी UUID मालूम करने के लिए आपको BL के
ब्लॉक आईडी BLK आईडी की कमांड आपको यूज़ करनी पड़ती है। और आई थिंक मेरे ख्याल में इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। एक मिनट देखिएगा, मैं देखूँ कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। अच्छा, एक पॉइंट रह गया है जिसमें ट्यून कमांड के थ्रू मैंने आपको बताना था जर्नलिंग सिस्टम के बारे में। अच्छा, अभी तक तो हमने इसमें जो भी फाइल सिस्टम बनाया वो है ext4 लेटेस्ट वाला। तो अब एक हम सिस्टम बना लेते हैं ext2 वाला, या ext3 वाला कर लेते हैं। ext2 वाला ही करते हैं और उसमें हम आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं उसको ext2 को ext3 में ट्यून कमांड के थ्रू, ताकि वो भी पॉइंट इसमें एक कवर हो जाए। तो इसके लिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं हम KDIR test1 के नाम से बना लेते हैं डायरेक्टरी इसकी, जिसमें हम इसको माउंट करेंगे और ये हमारी डायरेक्टरी बन गई। अब हम इसमें फाइल सिस्टम बनाते हैं mkfs.ext2 और ये हमारे पास कहाँ होगी, डेफ में, ड्राइव में, NVMe और 0N2P3 इस पे हम लोग माउंट कर रहे हैं, और सॉरी फाइल सिस्टम बना रहे हैं। इसको एंटर कर देंगे और ये क्या कह रहा है कि ये फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया है, इसकी UUID ये है, बाकी सारी डिटेल आपको जैसे पहले बताई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी UUID एक दफ़ा UUID देख लेंगे इसकी, इस कमांड के थ्रू। और अब हमने इसकी एंट्री करनी है उसमें nano etc fs टैब में, और इसकी एंट्री करने के लिए जहाँ पे, अच्छा मैं थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए कमांड चलें देख ही लेते हैं। UUID इक्वल टू, और ID हमारी क्या थी, यहाँ पे कॉपी तो की नहीं हमने, वापस चलते हैं, नो कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं, इसको पूरी को कॉपी कर लिया, ओपन करते हैं और इसमें आ जाते हैं UUID, और फिर मैंने वही लिख दिया था ID इक्वल टू, ये पेस्ट कर लिया हमने। और हमारा सिस्टम क्या है, ext2 है डिफ़ॉल्ट के साथ, और डंप पॉइंट और चेकिंग पॉइंट जो हमारा है वो 00। Ctrl+X+Y करते हैं और इसको हम माउंट करेंगे इसके साथ। उसका तरीका क्या था, इसको हम रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा, और हमने सॉरी इसमें हमने वो नहीं दिया, अपना माउंटिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं। तो माउंटिंग पॉइंट देने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसी लाइन में दोबारा, और यहाँ पे जाके हमें माउंट पॉइंट देना पड़ेगा रूट, और test1 जो डायरेक्टरी थी मेरी उसके अंदर हम इसको माउंट करेंगे। Ctrl+X+Y और एंटर, और उसमें फिर हम इसको पहले रीलोड कर लेंगे और -a की कमांड जो हमने लास्ट टाइम रन की थी रन करेंगे। SLVLK कमांड रन की, ये हमारी माउंट होगी, और यहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम है ext2, उसमें जर्नलिंग सिस्टम नहीं होता। अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं ext BLK ID। इसमें आपको नज़र आएगा हमारे पास यहाँ पे ext4 जो कि हमने क्रिएट किया था, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे vfat, और तीसरी हमने ये ext3 यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम इनको कन्वर्ट करने लगे हैं ext2 से 3 में, फॉर एनेबलिंग जर्नलिंग। और उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ट्यून कमांड यूज़ करते हैं, tune2fs, और इसमें -j डलाएंगे जर्नलिंग के लिए। और हमारे पास है जो ड्राइव है जिसके अंदर हमने जर्नलिंग कन्वर्ट करना है, इनेबल करनी है, और उसके लिए ये है NVMe 0.2p3 इस कमांड के साथ। ये कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी वाइल टाइपिंग टू ओपन दिस।
मुझे लगता है मैंने फिर ये गलत लिख दिया होगा, NVMe। एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेते हैं। और NSBLK, और इसको कॉपी करते हैं नाम को, और यहाँ पे इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ये कमांड पे जाते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, उसने क्रिएट कर दिया है, जर्नलिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया है। अब इससे ये क्या हो गया है कि भी ये EX2 से अब ये कन्वर्ट हो गया EXE3 में। अब उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि भाई वाकई हमारा कन्वर्ट हुआ है। सिंपली पहले तो आप BLK ID आप यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आपको तो सिस्टम की ID उसमें यही मिलेगी। लेकिन ये कन्वर्जन जो हुई है वो देखें, आगे वो उसने बता दिया है कि फाइल टाइप EXE2 था और अब EXE3 ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर मैं आपको ऊपर दिखा सकूं इसी की आउटपुट पहले वाली, तो ये देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इसके अंदर और अब इसमें मौजूद है ये चीज़, और ये आपको बताती है प्रॉपर कि आपको एक दफ़ा स्मॉल करके देख लेते हैं कि ये आपकी जो, अच्छा ये देखिए उसकी दूसरी आईडी भी आ गई है, पार्ट UID। इसको समझने के लिए ये अगर आप देखें तो उसने EXE2 को कन्वर्ट कर दिया है EXE3 में, जर्नलिंग सिस्टम जो कि हमने क्रिएट किया था, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया है। इसमें हमें बता रहा है कि भी हमारा जो ओरिजिनल फाइल सिस्टम था वो था EXE2 और उसको कन्वर्ट कर दिया है एक्चुअल फाइल सिस्टम जो हम इसको इसमें यूज़ करेंगे वो है EXE3, और ये इसकी पार्टीशन आईडी होगी। इस तरह आप EXT3 को भी शिफ्ट कर सकते हैं EXT4 में, जिससे जर्नलिंग सिस्टम ऐड होता है, जो कि आपको मैंने बताया है कि भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। और ये सिस्टम जो जर्नलिंग सिस्टम है वो हमारा करता क्या है, आप अगर सिस्टम चला रहे हैं, पावर कट हो जाए या क्रैश हो जाए सिस्टम, तो ये हमें डाटा करप्ट होने से बचाता है। फाइल सिस्टम काफ़ी हद तक ये इसको रिपेयर भी कर लेता है और ये सारा सिस्टम सिलसिलाकार इसमें मौजूद होता है। अगर आप चाहें तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप EXE2 को वापस भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो वापस भी आप ट्यून कमांड के थ्रू ही कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है ट्यून टू -0 और -0 कैपिटल 0, और इसमें हम यूज़ करते हैं, मैं आपको कमांड बता देता हूँ। इसमें हम ये कमांड है हमारे पास जिससे हम इसमें अपना जो जर्नलिंग सिस्टम है उसको हम रिमूव कर देंगे। और इसने बता दिया फीचर में ओनली बी क्लियर्ड व्हेन द फाइल सिस्टम इज अनमाउंट और माउंटेड रीड ओनली, जिसमें वो कह रहा है कि भी आप इसको रिमूव तब कर सकते हैं जब ये अनमाउंट हो। तो ये कमांड यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं रिमूव। तो इसको हम अनमाउंट करके तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर अनमाउंट करने के लिए हमें वो फाइल सिस्टम के अंदर जाना पड़े, वो FS टैब के अंदर जाना पड़ेगा, इसकी एंट्री को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद माउंट-A की कमांड चलानी पड़ेगी। चलाने के बाद इसको उसके अंदर अनमाउंट पॉइंट जो है वो हमारा रिमूव होगा और फिर हम इसको नेक्स्ट इसकी फाइल सिस्टम की एंट्री को फाइल्स को चेंज कर लेंगे। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अच्छा, फाइल सिस्टम को अभी आप देखें अगर, तो फाइल सिस्टम टाइप्स बहुत हैं, फाइल्स टाइप बहुत हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं मैंने आपको वही बताई हैं। और माउंटिंग करना और अनमाउंट करना और कन्वर्जन एक फाइल सिस्टम से दूसरे में, और कुछ मेजर फाइल सिस्टम के बारे में मैं बता दिया कि भाई फाइल सिस्टम का क्या फ़ायदा है क्या नहीं, और कहाँ कहाँ इसकी एंट्री मौजूद होती है, कहाँ से आप देख सकते हैं। प्रोक कमांड के अंदर, प्रोक के अंदर फाइल सिस्टम के अंदर कहाँ पे जो हमारे पास करंटली फाइल सिस्टम है वो, और ऑटो जो फाइल सिस्टम क्रिएट होते हैं वो,
डिटेक्ट करता है वो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और फाइल सिस्टम के लिए इतना इनफ होता है। अगर आप डीपली जाना चाहें तो वो ज़रा एक पूरी उसमें फाइल सिस्टम की टाइप्स के बारे में सारी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना इनफ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ी सी सपोर्ट हमें भी हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।